एक गांव में बिंदिया नाम की औरत अपने 15 साल के बेटे अजय के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। जब अजय 10 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बिंदिया ने मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अजय को पाला पोसा था। अब अजय 15 साल का हो गया था और वो भी गांव में छोटा मोटा काम करके घर चलाने में अपनी माँ की सहायता करता था। माँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और कमाने लगा हूँ। अब तुम घर बैठो और आराम करो। सारा दिन घर और बाहर का काम करके तुम कितना थक जाती हो। अच्छा जी, बहुत बड़ा हो गया है मेरा बेटा, अब अपनी माँ की सेवा करेगा। पिताजी के जाने के बाद तुमने कितनी मेहनत से मुझे पाला पोसा है। घर का और बाहर का काम करके थक कर चूर हो जाती हो। अब से बाहर का काम मैं करूँगा और तुम केवल घर का काम संभालना। बिंदिया को भी अजय की बात सही लगी और उसने घर पर ही रहना उचित समझा। अजय सुबह सुबह काम पर निकल जाता और शाम को थका हारा घर आता। अजय गांव की ही एक छोटी सी दुकान पर सहायक का काम करता था। एक दिन उस दुकान में चोरी हो जाती है, जिसका इल्जाम अजय पर आ जाता है। देख लड़के, चुपचाप मेरे पैसे वापस दे, नहीं तो मैं तुझे पंचायत में ले जाऊंगा और तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। दुकान का मालिक पंचायत में शिकायत लेकर जाता है, जिसके बाद पंचों के फैसले से अजय और उसकी माँ को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। अजय और उसकी माँ गांव से बाहर बहने वाली नदी के किनारे अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव वाले तो मुझे गांव में घूमने भी नहीं देंगे। अब मैं काम कैसे करूंगा और पैसे कहाँ से लाऊंगा? यदि पैसे नहीं आए तो घर का सामान कहाँ से आएगा? तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा, जिसका रास्ता हमें जल्दी ही मिलेगा। घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा था। अजय को बहुत चिंता हो रही थी कि वो क्या काम करेगा और पैसे कैसे कमाएगा। रात को जब वे माँ बेटा खाना खाने बैठते हैं, तभी दरवाजे पर कुछ दस्तक होती है। अरे, इस समय कौन आया होगा? हमारे यहाँ तो वैसे ही कोई नहीं आता जाता, तो आज इस समय कौन आ गया? तू खाना खा, मैं देख कर आती हूँ। बिंदिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने एक साधु को खड़ा पाती है, जो पूरी तरह भीगे हुए थे। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रात में रास्ता भटक गया और मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण मैं नदी में जाकर गिर गया। पूरी तरह से भीग गया हूँ। बाहर कुछ ठंड है तो क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? हाँ हाँ महाराज, आइए, आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठिए। महाराज, आप ये कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। धन्यवाद बेटा। साधु कपड़े बदल लेते हैं। बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन परोसती हूँ। बिंदिया साधु के लिए खाना परोस रही थी तो साधु की नजर खाली बर्तनों पर जाती है। साधु घर की दशा जान चुके थे। बेटी, एक काम करो, मुझे केवल एक गिलास पानी दे दो। अचानक सर बहुत भारी भारी लगने लगा है। मैं पानी पीकर यहीं कोने में आराम कर लूंगा। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान को कोने में पड़े रहने देना हमें शोभा नहीं देता। इसलिए महाराज, आप यहाँ बिस्तर पर सो जाइए, हम माँ बेटा इस कोने में सो जाएंगे। रात बीत जाती है और सुबह एक नई किरण लेकर आती है। बिंदिया के घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। बेटा, घर में मेहमान आए हैं, मेहमान को यूं खाली पेट विदा करना हमें शोभा नहीं देता। तू एक काम कर, गांव के बनिए की दुकान से कुछ राशन उधार ले आ। तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्हें तो पता है हमें गांव से निकाल दिया गया है, और ऐसे में हमें कौन राशन का सामान देगा और हमारी सहायता करेगा? साधु दोनों माँ बेटे की सारी बातें सुन लेते हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम बहुत दयालु हो। तुम लोगों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है उससे बहुत प्रसन्न हूँ मैं, और तुम्हें इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। साधु बिंदिया को एक बेलन देते हैं। ये बेलन मेरे किस काम का भला? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो इस बेलन को लेकर मैं क्या करूँगी? बेटी, ये बेलन कोई मामूली बेलन नहीं है। ये एक जादुई बेलन है, जिसकी जादुई शक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त कर सकती हो।
लेकिन याद रहे, इस जादुई बेलन का सदैव उपयोग करने के लिए तुम्हें हमेशा ऐसी ही बने रहना होगा, दूसरों के प्रति सेवा और प्रेम भाव रखने वाला। यदि कभी तुम्हारे मन में खोट और लालच पैदा हुआ तो ये बेलन एक मामूली बेलन बन जाएगा और इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिंदिया और अजय साधु के पांव छूकर उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। क्या ये बेलन सच में जादुई है माँ? पता नहीं बेटा, मैं तो इससे तब जादुई मानूंगी जब ये मेरे घर में भोजन की कमी पूरी कर देगा। बिंदिया के ऐसे कहते ही उसकी झोपड़ी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों से महक उठती है। बिंदिया और अजय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनके सामने विभिन्न प्रकार के लजीज पकवान रखे थे। बिंदिया और अजय बहुत ही खुशी खुशी पेट भरकर भोजन करते हैं। आज कितने दिनों के बाद हमने भरपेट खाना खाया है माँ। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हे जादुई बेलन, मुझे और मेरी माँ को सुंदर सुंदर कपड़े दे दो। अजय के ऐसा कहते ही अजय और उसकी माँ के फटे पुराने कपड़े सुंदर और कीमती कपड़ों में बदल जाते हैं। अजय और बिंदिया ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। जादुई बेलन, हमारे इस टूटे फूटे घर को भी एक आलीशान महल में बदल दो। अजय के ऐसा कहते ही उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा हो जाता है। बिंदिया और अजय उस आलीशान महल के मालिक बन जाते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। एक दिन अजय गांव में उसी दुकान पर राशन लेने जाता है जहां से उसे चोरी करने का इल्जाम लगाकर निकाला गया था। अजय दुकान के सामने बड़ी सी गाड़ी उतारता है। दुकानदार इतनी बड़ी गाड़ी देखकर हक्का बक्का रह जाता है और जब वो गाड़ी से अजय को सूट बूट पहने उतरता देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। साहब, क्या चाहिए? अरे मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप आज भी मेरे मालिक हैं। आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। बेटा, उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, जो बिना सच जाने तुम पर झूठा इल्जाम लगा दिया था और मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस गांव से बाहर जाना पड़ा। सच में बहुत गलत किया मैंने तुम लोगों के साथ। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी दुकान पर चोरी तुमने नहीं बल्कि मेरे ही छोटे भाई ने की थी। मैं तुमसे माफी मांगने आया था, लेकिन तुम लोगों का कुछ अतापता नहीं था। मुझे माफ कर दो बेटा। साहब, आप मुझसे यूं माफी ना मांगिए। मैं पिछले बातों को भूल चुका हूँ। आप भी भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं बेटा? अपनी उस गलती के लिए आज तक सजा भुगत रहा हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था, इसका फल मुझे भगवान से मिल गया। ये देखो, जिस हाथ से मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के देकर गांव से निकलवाया था, भगवान ने वो हाथ मुझसे छीन लिया। मेरा ये हाथ हमेशा के लिए लकवे के कारण बेकार हो गया है। अजय को दुकानदार की ये हालत देखकर बहुत दया आती है। उसे याद आता है कि वो बेलन की सहायता से दुकानदार के हाथ को शायद ठीक कर सकता है। अजय उसे अगले दिन वापस आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। हे जादुई बेलन, मेरी मदद कर और मुझे ऐसी दवा दे जिससे कि मैं किसी का लकवे के कारण खराब हुई हाथ को ठीक कर सकता हूँ। अजय के ऐसे कहते ही वहाँ एक चमत्कारी मलहम आ जाता है। अजय वो मलहम दुकानदार के पास ले जाता है और उसके हाथ पर लगा देता है और देखते ही देखते दुकानदार के हाथ में जान आ जाती है और वो पहले की तरह ही काम करने लगता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। तुम सच में बहुत ही नेक दिल लड़के हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अजय खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अब बिंदिया और अजय इसी प्रकार जादुई बेलन की सहायता से गांव के लोगों की मदद करने लगते हैं। दोनों साधु की बात को हमेशा याद रखते हैं और जादुई बेलन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। गांव वाले बिंदिया और अजय को बहुत ही प्यार और सम्मान देते हैं। माधवी का रंग काफ दबा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसका कॉलेज का फाइनल ईयर था। माँ किसी तरह सिलाई करके खर्च चलाती थी। पिता थे नहीं। उस दिन माधवी कॉलेज से घर आई तो सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने सिलाई मशीन पर काम करती हुई माँ की तरफ देखा भी नहीं। माँ उठकर उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। क्या हुआ?
इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीबी का जीवन बिताएंगे? बेटा, ईश्वर का धन्यवाद करो कि हमारे हाथ पैर सही सलामत है। कम से कम मेहनत मजदूरी करके हमारा खर्च तो चल ही जा रहा है ना। कल मेरी सहेली सुधा की शादी है, उसने मुझे बुलाया है, पर मेरे पास एक भी कायदे की ड्रेस नहीं है। मैं क्या पहनूंगी? मेरी शिफॉन वाली साड़ी पहन लेना। माँ, मैं कितनी बार एक ही साड़ी पहन कर जाऊं? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी संदूक में देखो, एक बनारसी दुपट्टा रखा है, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। अपने गुलाबी सूट के साथ एक बार पहनकर देख लो। कब खरीदा आपने? एक दिन फेरी वाली से खरीदा था, पर तुम्हें दिखा नहीं पाई थी। दिखाओ दिखाओ। माँ ने संदूक खोलकर दुपट्टा निकाला तो चौंक गई। अरे, मैंने तो सिर्फ दुपट्टा ही खरीदा था, पर ये तो सूट भी है। माँ, तुम ऐसा मजाक मत किया करो, जल्दी से दिखाओ। उसने झट से बनारसी दुपट्टा ले लिया और सूट पहन कर आ गई। माँ देखो ना, कितना सुंदर लग रहा है मेरे ऊपर ये सूट। मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत कि जो कुछ भी पहन ले सब सुंदर लगता है उसके ऊपर। बस थोड़ा सा रंग देने में ही ईश्वर ने कंजूसी कर दिया। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि ये सूट कहाँ से आया? तुम रख कर भूल गई होगी माँ। हम गरीबों को भूलने वाली बीमारी नहीं होती रे। कितनी मिन्नतें करके उस बूढ़े बाबा से सिर्फ ये बनारसी दुपट्टा 20 रुपए में खरीदा था, बल्कि वो बाबा बहुत कमजोर और थका हुआ दिख रहे थे, तो मैंने उनको 4 रोटियां और चाय दी थी। उन्होंने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी। ओफो माँ, दान पुण्य करके तुमने एक अच्छा खासा सूट जुगाड़ कर लिया। तुम्हारे पास मेरी हर समस्या का समाधान पहले से ही रहता है। बेटी, हर माँ के पास अपने बच्चों की समस्या का समाधान रहता है। बात ये है कि सूट आया कहाँ से? अब छोड़ो भी, मैं अपनी सहेली की शादी में जाने की तैयारी कर लेती हूँ। कल कॉलेज से सीधा ही उधर चली जाऊंगी। कॉलेज से सभी लड़कियों ने सीधे उधर ही जाने का प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और ज्यादा रात हो जाए तो वही रुक जाना। ठीक है माँ। माधवी सुबह उठी तो कॉलेज जाने के लिए तैयार होने चली गई। उसने अपने बैग में सूट रखने के लिए उठाया तो सोने की मीनाकारी वाले कंगन और सेट देखकर हैरान रह गई। माँ, ये कहाँ से आया? धमाके पर धमाका ही हुआ जा रहा है। अब क्या हुआ? ये तुम कहाँ से लाई? अब ये मत कहना कि ये भी तुम नहीं जानती। माधवी, मैं सचमुच नहीं जानती। मैंने तो रात को ये सब तुम्हें ही दे दिया था ना। मुझे देर हो रही है, फिलहाल मैं ये सब लेकर जा रही हूँ। कहते कहते वो कॉलेज के लिए निकल गई। शाम को सभी लड़कियों के साथ वो सुधा के घर पहुँच गई। सुधा ने उन सबको तैयार होने के लिए एक कमरा दिखा दिया। माधवी अपनी सहेलियों के साथ तैयार होने चली गई। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो सब उसको देखते ही रह गए। माधवी, तू गजब की सुंदर लग रही है, और तेरा ये बनारसी दुपट्टा तो तुझ पर ऐसे खिल रहा है कि क्या बताऊं। सभी लड़कियों ने माला की हाँ में हाँ मिलाई। तुम लोगों को मैं ही मिली हूँ मजाक बनाने के लिए। मैं जानती नहीं हूँ कि मैं कितनी काली हूँ, लेकिन आज तो तेरा रंग भी बहुत गोरा हो गया है। सच? जाकर आईने में देख ले। माधवी ने जाकर आईने में अपना चेहरा देखा तो हैरानी से देखती ही रह गई। माँ, जरूर तेरा ये बनारसी दुपट्टा जादुई है। तब तक बारात आने का शोर मच गया और सभी लड़कियां बारात देखने चली गई। वो भी पीछे पीछे दौड़ी, तभी किसी युवक से टकराकर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह, आपको चोट तो नहीं लगी? मेरे पैर। युवक ने उसे सहारा देकर उठाया। आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? जयमाल देखने या डालने? धत! माधवी उठकर बारात देखने चली गई। युवक भी बाहर चला गया। सुधा की शादी हो गई। मुझे घर जाना है। सुबह चलेंगे, कल कॉलेज की छुट्टी है। जल्दी जाकर क्या करना है? नहीं, मेरे पैर में दर्द है, मुझे घर जाना है। वो किसी से बताना नहीं चाहती थी कि वो गिर गई थी और उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई थी जो उसे बहुत ही पसंद आया था, पर वो जानती थी कि उसके सांवले रंग के कारण लोग उसके अस्तित्व को नकार देते हैं। चल बाहर चलकर देखते हैं, कोई गाड़ी होगी तो चली जाना। वो दोनों बाहर आई तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था।
तभी अचानक से वही युवक अपनी गाड़ी लेकर आ गया। आप लोगों को कहीं जाना है क्या? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, माधवी को अपना घर जाना है। आप कहाँ तक जाएंगे? मुझे चौक तक जाना है। मुझे भी उधर ही जाना है। उसने गाड़ी से उतरकर दरवाजा खोल दिया। आइए बैठ जाइए प्लीज। माधवी सकुचाती हुई गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम समीर है। मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में आया था। आप? मैं अपनी दोस्त की शादी में आई थी। आप इतनी रात को घर क्यों जा रही हैं? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह सॉरी, मैंने आपका सारा प्लान गड़बड़ कर दिया। नहीं नहीं, गलती तो मेरी थी। चौक में कहाँ रहती हैं आप? आप मुझे गली के मोड़ पर उतार दीजिए। आप मुझे एक कप चाय तो पिला सकती हैं। हमारे घर में दूध भी होगा कि नहीं? कैसे बुलाऊं इसको अपने टूटे फूटे घर में? क्या सोचने लगी? ओह कुछ नहीं, चलिए। माधवी के आश्चर्य की सीमा न रही। जब वो अपने घर पहुंची तो उसका टूटा फूटा घर आलीशान कोठी में बदल गया था। गेट पर संतरी खड़ा था। उसकी माँ बरामदे में चहल कदमी कर रही थी। आइए अंदर चलिए। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ आपका घर देखना चाहता था ताकि आपसे मिलने आ सकूं। माधवी का दिल बलियों उछलने लगा। उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई जो समीर ने महसूस कर ली। समीर चला गया। जब वो घर में गई तो माधवी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हमारा घर कोठी में कैसे बदल गया? माँ, ये बनारसी दुपट्टा जादुई है। उसने दुपट्टे को लहराते हुए कहा और माँ को समीर के बारे में सब कुछ बताया। चलो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चलो अब सो जाते हैं। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि माँ किसी से जोर जोर से बात कर रही थी। सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। इतनी बड़ी कोठी की मालकिन बन गई हो और 20,000 रुपए नहीं दे सकते? माधवी ने बनारसी दुपट्टा उठाया। तुमने जैसे इतने चमत्कार किए हैं, मुझे अभी 20,000 रुपए दे दो। इसके इतना कहते ही उसके बिस्तर पर नोटों की गड्डियां बिखर गई। उसने नोटें उठाई और माँ के पास चली गई। माँ, ये पैसे इन्हें देकर पीछा छुड़ाओ जो तुमने मेरी शादी के लिए रखे थे। माँ आश्चर्य से कभी उसको देख रही थी, कभी नोटों को। सेठ ने तुरंत पैसे लपक लिए और बाहर चला गया। माँ, मेरी प्यारी माँ, हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। छुट्टी का दिन था। माधवी बाल धोकर बालकनी में खड़ी थी। तभी उसने देखा कि उनके घर के सामने समीर की गाड़ी आकर रुकी। माँ, ये तो समीर है। क्यों आ गया ये? समीर अंदर आया। उसने माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। आंटी, मैं माधवी से शादी करना चाहता हूँ। पर बेटा, अभी तो तुम लोग एक ही दिन मिले हो और तुम्हारे माता पिता। आंटी, आप हाँ तो कहिए। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं शाम को ही उन्हें लेकर आ जाऊंगा। ये हमारी बेटी का सौभाग्य है कि उसे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिल जाए। शाम को समीर अपने माता पिता के साथ आया और उनकी शादी तय हो गई। अगले हफ्ते ही धूमधाम से शादी हो गई। बेटी, इस बनारसी दुपट्टे को हमेशा अपने साथ रखना। इसने हमारा जीवन बदल दिया। माँ, इसे अपने पास ही रखो। मैं इसको लेकर क्या करूँगी? अब मुझे अपना साथी मिल गया है। माँ ने माधवी को गले लगा लिया। अनु काफी दिनों बाद देहरादून गई थी। वो आंगन में लगे लीची के पेड़ के नीचे बैठ गई थी। गीता उसके घर में बचपन से ही घर का सारा काम करती थी। वो भी उसकी हम उम्र थी। 5 साल पहले अनु अम्मा के बीमार होने पर आई थी और अम्मा 10 दिन बाद ही खत्म हो गई थी। उसके बाद वो कभी इधर आ ही नहीं पाई थी। दीदी, बच्चों को भी ले आती। शुभा की परीक्षा आने वाली थी और कृष्णा का फुटबॉल मैच है। मैं 2 ही दिन के लिए तो आई थी। अन्नू दीदी, इस बार लीची के मौसम में जरूर आइएगा। इस पेड़ की लीची बहुत अच्छी होती है। कहाँ इतना समय मिलता है, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आ पाई हूँ। तुम लोगों को मिलती है कभी? कहाँ दीदी, शरारती लड़के एक भी लीची नहीं छोड़ते, पत्थर मार मार कर तोड़ लेते हैं। तेरा बेटा क्या करता है? तेरे पति महेश की तबीयत अब ठीक हो गई? दीदी, बेटा तो कितने सालों से गायब है, कहाँ वापस आया। और पति तो कैंसर से जूझ रहा था, किसी तरह ठीक हुआ है। जब तक अम्मी थी मदद कर देती थी।
वो तो कुछ कर ही नहीं पाता है। बेटे की रिपोर्ट लिखाई थी। हाँ, पर दीदी वो तो बचपन से ही मक्कार था। पहले भी तो कभी कभी भाग जाता था, फिर एक आध महीने में आ जाता था। इस बार गया तो लौटा ही नहीं। पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। गीता कहते कहते रोने लगी। तुम्हारा खर्च कैसे चलता है? दीदी, एक तो घरों में बर्तन धो लेती हूँ, किसी तरह गुजारा कर ही रही हूँ। मैं तो सोच रही थी यहाँ आना दिन पर दिन बहुत मुश्किल होता जाएगा। इस घर को बेच दूं। तू एक काम कर, अब से इसी घर में आकर रहा कर और लीची के मौसम में यही रहकर लीची के पेड़ की देखभाल किया कर। लीची हो जाए तो बाजार में बेच दिया कर। मैं तो पता नहीं कब आऊं। दीदी, घर खाली पड़ा रहता है, इसलिए लीची का एक भी फल किसी को नहीं मिलता। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, तू चाबी रख लेना। गीता की आंखें भर आई। दीदी, आपकी अम्मा थी तब तक घर की रौनक ही कुछ और थी। मुझे भी बड़ा सहारा था, आपको बहुत याद करती थी। अनु की आंखें भर आई। उसे अपना बचपन याद आ गया। बाबूजी ने 15 साल पहले ये पेड़ लगाया था। तब वो और उसका भाई अतुल कितनी बेसब्री से पेड़ के बड़े होने का इंतजार करते थे। कुछ सालों में ही पेड़ बड़ा हो गया था। वो और अतुल आंगन में लगे लीची के पेड़ पर दिन रात उधम मचाते रहते थे। लीची लगने से पहले ही उसका ब्याह हो गया। कभी फल खाए भी नहीं। अब तो ना पेड़ पर चढ़ने की उम्र रही, ना अतुल ही रहा। जब से विदेश गया वहीं का होकर रह गया। बाबूजी तो कई साल पहले खत्म हो गए और अम्मा उनकी याद में तड़पती ही चली गई। अंत समय में अम्मा मेरे नाम ही घर लिख गई थी। अनु ने आंसू पोंछ लिए। दीदी, दिल मत छोटा करो, मैं यहाँ रहूंगी। आपको जब मन हो घर बेच देना। अनु दूसरे दिन ही देहरादून से बैंगलोर चली गई थी। पति और बच्चों को छोड़कर घर का सौदा करने गई थी, पर गीता के लिए बेच ही नहीं पाई। गीता ने चाबी ले लिया था और दूसरे ही दिन अपना सामान लेकर उस घर में आ गई थी। साफ सफाई तो दीदी ने करवा ही दी थी। अनु दीदी का मन भी अम्मा जी जैसा ही है। बेचारी कितना रो रही थी। हाँ, वरना हम जैसों के नसीब में पक्के घर का सुख कहाँ होता है। गीता ने पेड़ के आसपास थाला बनाकर खाद डाल दिया था। रोज सुबह शाम पानी देती थी। कुछ ही महीने में पेड़ में बिल्कुल लाल लाल पकी हुई लीचियां लग गई। उनके रहने से कोई बच्चा पत्थर नहीं फेंकता था। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम आंगन में ही रहना। बच्चे देखेंगे कि मैं जा रही हूँ और पेड़ों में लीची लग गई है तो उनका पत्थर मारना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, तू जा, मैं देख लूंगा। गीता वापस आई तो ये ले, लीचियां तो पककर तैयार हो गई हैं। मैंने तोड़कर टोकरी में भी भर दिया है। अगर कभी बाजार ले जानी हो तो अच्छा दाम मिल जाएगा। चलकर खा लो, फिर चली जाऊंगी। दोनों ने खाना खाया और गीता लीची की टोकरी उठाकर पलटन बाजार की तरफ चल दी। लीची ले लो, लीची, पक्की लीची ले लो, रस से भरी लीची ले लो। थोड़ी ही देर में उसकी टोकरी खाली हो गई। जिसने भी लीची खाई सब दोबारा लेकर गए। गीता जल्दी ही घर आ गई। ये ले, तू तो बड़ी जल्दी आ गई, एक टोकरी और भर गई। क्या दिखाओ तो? गीता ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाओ, दे दो, इसको भी बेच कर आती हूँ। बहुत लोग मांग रहे थे पर मेरी टोकरी खाली हो गई थी। थोड़ा आराम कर ले। सारे ग्राहक चले जाएंगे, वैसे भी ऐसी लीची किसी के पास नहीं था। गीता ने फटाफट टोकरी उठा ली और बाजार चली गई। 1 घंटे के भीतर फिर से उसकी टोकरी खाली हो गई। एक ही दिन में उसे बहुत से पैसे मिल गए। कुछ पैसों से उसने आते समय 4 टोकरियां और खरीद ली। घर आते ही, अरे गीता, अच्छा किया जो तू टोकरियां खरीद लाई। ये लीची का पेड़ तो जादुई है। ये देख, अब की मैंने सारी बाल्टियां और टब भी भर लिया। ऐसा करो, चलो हम दोनों ही चलते हैं और लीची बेच कर आते हैं। दोनों टोकरी भरकर लीची लेकर बाहर गए और रिक्शा करके बाजार चले गए। बाजार में जाकर सारी लीचियां बिक गई। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, अभी घर चलकर रोटी भी बनानी है। छोड़ ना, चल आज हम बाजार में ही कुछ खा लेते हैं। बड़े दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। दोनों ने पलटन बाजार में जाकर कुछ खाया पिया। खाली टोकरी उठाकर घर आ गए। घर आकर, ये सारी टोकरियां पेड़ के नीचे ही रख दे।
सुबह तक अपने आप ही भर जाएगी। गीता टोकरियां उठाकर आंगन में गई तो हाय दैया, जरा इधर आओ तो। महेश जब पेड़ के नीचे गया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पेड़ के नीचे लीचियों का पटरा पड़ा था। अब क्या करें? यही हाल रहेगा तो हम तो सो भी नहीं पाएंगे। चलो टोकरियां तो भर ले। उन्होंने टोकरियां भर ली और पेड़ के नीचे एक चादर झूले की तरह दोनों तरफ से बांध दिया, जिससे लीची गिरकर फूट न जाए। चलो अब सो जाते हैं, सुबह मुझे जल्दी उठकर काम पर भी जाना है। गीता ने सुबह उठकर खाना बनाया, घर की सफाई की, फिर आंगन में गई। पूरी चादर लीचियों से भरी थी। आज हमें एक ठेले का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम एक ठेला लेकर आओ, उसमें लीचियाँ रखो, तब तक मैं झटपट काम करके आती हूँ। गीता काम से लौटी तो महेश ने सारी लीची ठेले पर सजा दी थी और टोकरियां पेड़ के नीचे रख दिया। चादर झूले की तरह दोनों तरफ से बांध दिया। चलो जल्दी करो। दोनों बाजार पहुंच गए। देखते ही देखते उनकी सारी लीचियां बिक गई। उस दिन उन्हें बहुत पैसे मिले। चलो घर चलें, अभी तो फिर एक बार आना होगा। लीची ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने रहेगी, पर अगर इसी तरह हम लीची बेचते रहे तो बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, जल्दी चलो। 1.5 महीने से रोज यही हो रहा था, पर लीची खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके पास बहुत पैसे हो गए। गीता, हम लोग एक जमीन खरीद कर उसमें अपना घर बनाएंगे और ये लीची का बीज भी लगा देंगे, ताकि जब भी अन्नू दीदी घर बेचे तब तक हमारा पेड़ तैयार हो जाए। सही कहा तुमने। कल जब मैं काम पर जाऊंगी तब तुम कोई जमीन देख लेना। ठीक है। महेश अपने एक दोस्त के पास गया और जमीन के बारे बात की। शाम को दोनों ने जाकर जमीन देख लिया और दूसरे दिन ही जमीन खरीद लिया। फिर कुछ ही दिनों में घर भी बनवाना शुरू कर दिया। सारे बाजार में लीची खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी लीची अभी भी फल दे जा रही थी। दूसरे मौसम में फिर वैसा ही हुआ। एक दिन जब गीता लीची के पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी तुमने इस पेड़ का बीज अपने घर में लगा लिया? कौन हो तुम? बीज तो लगा दिया मैंने। अरे, मैं लीची का पेड़ हूँ। मुझे यहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक अम्मा थी तब तक वो मेरी बहुत ख्याल रखती थी। जब लीची खाने का समय आया तब सब लोग चल दिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। गीता जाकर पेड़ से लिपट गई। मैं तुम्हारे पास रहूंगी और तब तक तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जब तक यहाँ कोई दूसरा नहीं आ जाता। नहीं नहीं, तुमने मेरा बीज लगा दिया है ना, मैं भी वहीं चला जाऊंगा। गीता बहुत खुश थी। उनका घर बन गया था। लीची का पेड़ उनके आंगन में लहलहा रहा था। गीता ने अनु को चिट्ठी लिखी थी और उसे भी अपनी गृह प्रवेश में आने का आग्रह किया था। अनु को आना पड़ा। दीदी, अब हम अपने घर में जाकर रहना चाहते हैं, आप ये घर बेच सकती हैं। अनु ने दूसरे दिन ही घर का सौदा करने का मन बना लिया था। गीता की किस्मत चमक गई थी। अब उसके पास अपना घर था और अपनी लीची का पेड़ था। हर बार लीची के मौसम में उनको इतना पैसा मिल जाता कि कहीं काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार एक नगर में एक महात्मा जी अपना डेरा डालते हैं। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और महात्मा जी लोगों की समस्याओं का हाल अपनी सूझबूझ से देते। उसी नगर में भोला नाम का लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। अपने नाम के अनुरूप ही भोला बहुत ही भोला और कुछ कम बुद्धि वाला था। उसकी माँ को हमेशा उसकी चिंता रहती। बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, तुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। जिंदगी का क्या भरोसा, मेरा कब बुलावा आ जाए। तुझे दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे बेटा। बुलावा? माँ, तुम कहीं जा रही हो क्या? कहाँ से बुलावा आ गया तुम्हारा? हे भगवान, कब समझेगा तू। नगर में हर कोई भोला को अच्छी तरह जानता था। लोग अक्सर उसकी कम बुद्धि का फायदा उठाकर उससे अपना काम निकलवा लेते और भोला दुनियादारी से अनजान लोगों के काम खुशी खुशी करता। भोला की माँ को महात्मा जी के बारे में पता चलता है तो वो भोला को उनके पास लेकर जाती है। महात्मा जी, मेरा बेटा भोला अत्यधिक भोला है, या यूं कहे कि मंद बुद्धि है। महात्मन, मैं आपके चमत्कारों के विषय में बहुत कुछ सुनी हूँ।
कृपया कुछ चमत्कार मेरे बेटे पर भी कर दीजिए, जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाए और लोग इसका फायदा न उठाए। महात्मा जी भोला को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे एक लड्डू देते हैं, जो कि शुद्ध देसी घी का बना होता है और उसमें से देसी घी की बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। भोला बेटा, ये लड्डू रख लो, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। हमेशा अपने साथ कैसे रख सकूंगा महात्मा जी? ये तो कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। इसमें से बहुत अच्छी सी देशी घी की खुशबू आ रही है। इसे तो मैं अभी खा लेता हूँ। भोला जैसे ही लड्डू को खाने लगता है, महात्मा जी उसे रोक लेते हैं। मूर्ख, तुझे समझ नहीं आता? इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। भोला की माँ उससे लड्डू ले लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। घर पर माँ, मुझे वो लड्डू दो ना, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे वो खाना है। बेटा, महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। तू जिद मत कर, ले पैसे ले और बाजार से अपने लिए और लड्डू ले आना, लेकिन इस लड्डू को मत खा मेरे बच्चे। भोला की माँ उसे लड्डू खाने से तो रोक देती है, लेकिन महात्मा जी ने कहा है कि इसे खाना नहीं है, केवल अपने पास रखना है। लेकिन ये तो कुछ दिन में खराब हो जाएगा। भोला की माँ लड्डू को एक डिबिया में डालकर रख देती है। भोला चुपके से उस लड्डू को खाने आता है। जैसे ही भोला वो लड्डू मुंह में डालता है, तो ये क्या, लड्डू तो सोना का बन जाता है। ये कैसा लड्डू दिया है महात्मा जी ने? ये तो टूटता ही नहीं है। इससे अच्छा तो महात्मा जी कुछ और मिठाई दे देते। भोला तो इतना कहते ही वहाँ मिठाई का ढेर लग जाता है। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आ जाती है। भोला उन्हें देखकर बहुत ही हैरान और बहुत खुश होता है। अरे वाह, लगता है महात्मा जी यहीं कहीं आसपास ही है, जो मेरे इतना कहते ही इतनी सारी मिठाइयाँ भेज दी। भोला खुशी खुशी मिठाइयाँ खाता है और इतने में भोला की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे, ये इतनी सारी मिठाइयाँ कौन लाया? अरे माँ, तुमको नहीं पता? ये सब मिठाइयाँ वो महात्मा जी ने भेजी हैं। वो यहीं कहीं आसपास ही हैं, और जैसे ही मैंने कहा कि मुझे मिठाइयाँ खानी है, तो उन्होंने ये सारी मिठाइयाँ भेज दी। माँ को भोला की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत ध्यान से लड्डू को देखती है। वो लड्डू उठाकर मुंह में डालने लगती है कि तभी, अरे माँ, इसे क्यों खा रही हो? ये तो पत्थर का है। पत्थर का? क्या बोल रहा है तू? माँ जैसे ही लड्डू को मुंह में डालने लगती है, तो लड्डू सोने का बन जाता है। माँ ये देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो सोने का लड्डू है। काश मुझे सोने के लड्डू की जगह सोने की चेन मिल जाती। माँ के इतना कहते ही उनके सामने एक सोने की चेन आ जाती है। माँ को ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लगता है महात्मा जी का ये दिया लड्डू कोई मामूली लड्डू नहीं, बल्कि कोई जादुई लड्डू है। महात्मा जी ने कहा था कि इस लड्डू को अपने पास रखने से सब ठीक हो जाएगा। काश ये लड्डू मेरे भोले को एक मामूली मंद बुद्धि लड़के से एक सुंदर राजकुमार में बदल सकता। माँ के इतना कहते ही भोला की तो काया ही बदल गई। मामूली सा मंद बुद्धि दिखने वाला भोला एक सुंदर, बलिष्ठ और समझदार राजकुमार की तरह दिखने लगा। उसके कपड़े भी राजकुमार जैसे सुंदर बन गए। माँ और भोला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। भोला, मेरे बच्चे, तू तो एकदम राजकुमार लग रहा है। कितना प्यारा, सुंदर राजकुमार। माँ और भोला लड्डू के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। माँ, मैं जल्दी ही तुमको एक बड़े घर की मालकिन बनाऊंगा। मैं खूब मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और बड़ा घर और गाड़ी खरीदूंगा। भोला ने जैसे ही बड़ा घर और गाड़ी खरीदने की बात कही, उनका घर एक छोटे से टूटे फूटे घर की जगह एक बड़े आलीशान घर में बदल गया और घर के बाहर एक बड़ी चमचमाती गाड़ी भी आ गई। भोला और उसकी माँ के दिन बदल गए थे। दोनों अब खूब बंठन के रहते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, महंगे महंगे कपड़े पहनते। इन सब की वजह से दोनों में बहुत घमंड आ गया था। एक दिन महात्मा जी भोला और उसकी माँ से मिलने उनके घर आते हैं।
घर का दरवाजा खुला देखकर महात्मा जी घर के अंदर आ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, भोला बेटा, कहाँ हो तुम? अरे रे रे, कौन हो तुम और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? भोला बेटा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। याद है तुम अपनी माँ के साथ मेरे आश्रम आए थे? आए थे तो क्या हुआ? आप इस तरह हमारे घर घुसे चले आएंगे? भोला बेटा, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। कैसी मदद? मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, मेरे पास बहुत काम है। इतने में भोला की माँ अंदर से आती है। कौन है भोला बेटा? किससे बात कर रहा है? बेटी, मैं हूँ, पहचाना मुझे? कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे घुसे? निकलो बाहर, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बोला ना, निकलो बाहर, सुनाई नहीं देता? लगता है अत्याधिक धन ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। ये मत भूलो, मेरे ही कारण आज तुम यहाँ हो। तुम्हारे कारण नहीं, अपने दम पर यहाँ हूँ मैं, समझा बुढ़े? चल अब निकल यहाँ से। भोला धक्के मारकर महात्मा जी को घर से बाहर निकाल देता है। जिस लड्डू के कारण तुम लोग इतना उड़ रहे हो, मैं उसकी जादुई शक्तियाँ खत्म करता हूँ। अब देखता हूँ क्या करते हो तुम लोग। महात्मा जी के इतना कहते ही भोला का आलीशान घर, गाड़ी सब गायब हो गए और उस जगह वही पुराना टूटा फूटा घर आ गया। भोला एक सुंदर राजकुमार की जगह वही मंद बुद्धि भोला बन गया। भोला की माँ की हालत भी पहले जैसे हो गई। भोला की माँ उसे लेकर महात्मा जी के पास दौड़ती हुई जाती है। महात्मा जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें क्षमा कर दीजिए महात्मा जी। कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आए हो? चलो भागो यहाँ से। महात्मा जी, दौलत की चकाचौंध ने हमें अंधा बना दिया था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस आप मेरे बेटे को वैसे ही समझदार सुंदर राजकुमार बना दीजिए। कदापि नहीं, मैंने तुम्हारे बेटे को एक मौका दिया था, लेकिन मुझे लगता है ये इसी तरह जीवन जीने योग्य है, क्योंकि सफलता इसे रास नहीं आई। अब ये जीवन भर ऐसे ही रहेगा। भोला अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाता है। माँ को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राहुल रिक्शा चलाकर कबाड़ खरीदने वाला लड़का था। वो गलियों में आवाज लगाकर कबाड़ बेचा करता था। कब तक कबाड़ बेचते रहोगे? ये अलमारी तो ले आए हो, वो भी रखने की जगह नहीं है। घर में कबाड़ भर रखा है बस। ये तो मेरा काम है, इसी से तो हमारे घर का गुजारा होता है। और ये कोई अलमारी थोड़ी है, ये तो पुश्तैनी तिजोरी है। देखकर तो बोला करो, बेचारी तिजोरी की बेइज्जत कर दी। हाँ हाँ, तुम्हारी हीरो की तिजोरी है, बस अब इसकी इज्जत बढ़ गई ना। जब हमारे घर में कुछ है ही नहीं, तो इस पुश्तैनी तिजोरी का तुम करोगे क्या? करना क्या है, एक कोने में रख देना, सामान वगैरह रखने के काम आएंगे। कौन सा मैं इसमें पैसे रखने की बात कर रहा हूँ? हमारे पास तिजोरी में रखने लायक पैसे कहाँ हैं? क्यों हमारी गरीबी बार बार याद दिलाकर मजाक उड़ाती हो? गरीबी का मजाक तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही फूटता है ना। मैं तो बहुत अमीर हूँ। अरे हूँ तो तुम्हारी ही पत्नी, दोनों ही तो गरीब है। फिर तुम्हें क्यों बुरा लगता है जब मैं गरीबी के बारे में कुछ कहती हूँ? अच्छा चल, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। रेखा 2 रोटी और प्याज लेकर आती है। राहुल उसी को खाकर पानी पी लेता है और पुश्तैनी तिजोरी के पास जाता है। एक काम कर, घर में जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं वो इसी में रख दे, कम से कम जगह तो बच जाएगी। वैसे ही घर में कम जगह है और कपड़े भी एक जगह लग जाएंगे। रुक राहुल, मैं कोई आम तिजोरी नहीं हूँ जो कि कपड़े या बर्तन रखने का काम आऊं। मैं एक पुश्तैनी तिजोरी हूँ। मेरे अंदर कपड़े रखकर तू मेरी बेइज्जत करेगा क्या? अच्छा तो तुम बात भी कर सकते हो? रखना है तो रुपया पैसा रखो। मेरे पास है कहाँ इतना पैसा जो तुझ में रख सकूं? कोई नहीं तिजोरी, मेरे पास कुछ जुड़े हुए पैसे रखे हैं, वही तुम्हारे अंदर रख देती हूँ, तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। रेखा तिजोरी के अंदर अपनी बचाई हुई धनराशि को रख देती है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह राहुल को कुछ पैसों की जरूरत होती है तो वो रेखा से पैसे मांगता है। मेरे रिक्शे में पंक्चर हो गया है, इसका पंक्चर लगवाना पड़ेगा। जरा अपने बचे हुए पैसों में से
कुछ पैसे देना मुझे। लाती हूँ। रेखा जैसे ही वो पुश्तैनी तिजोरी खोलती है तो तिजोरी के अंदर का नजारा देखकर वो खुशी से नाचने लगती है। उसे इतना खुश देखकर जब राहुल आता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसका रखा पैसा 3 गुना हो चुका होता है। अरे, मैंने तो इसमें कुछ ही पैसे रखे थे, ये तो 3 गुना हो गए। अब समझ में आया ये तिजोरी पैसे रखने के लिए बार बार क्यों कह रही थी। ये पुश्तैनी तिजोरी तो जादुई निकली। इसमें जितना पैसा रखो वो 3 गुना हो जाता है, और तू है कि इस पुश्तैनी तिजोरी को रखना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था जिसे मैं फेंकना चाहती हूँ वो हमारी किस्मत बदल देगी। अरे, अब मुझे कोई इसके लाख रुपए क्यों ना दे दे, मैं इसे अपने से दूर नहीं करने वाली। बात उस समय की है जब राहुल कबाड़ के लिए गलियों में आवाज लगा रहा था। तभी एक हवेली में से आवाज आई। अरे ओ कबाड़ी वाले, जरा इधर आओ। जी साहब, कुछ कबाड़ बेचना है, खरीदोगे? जी, ये तो मेरा काम है, लाइए। अमित कुछ सामान लेकर विदेश जा रहा था तो जो बेकार सामान था वो उसे बेच रहा था। जब सारा सामान बिक गया तो अंत में एक पुश्तैनी तिजोरी जो कोने में रखी हुई थी उस पर राहुल की नजर पड़ी। साहब, ये तिजोरी आपको बेचनी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये हमारी पुश्तैनी तिजोरी है, इसका मैं क्या करूँगा? एक काम कर, इसका कोई दाम मत दे, तू इसको ऐसे ही ले जा, ये तेरे किसी काम का आ जाएगा। मेरे पास तो ये बस पड़ी हुई है, तू ही इसे काम में लगा लेना। ठीक है साहब। राहुल उस पुश्तैनी तिजोरी को अपने रिक्शे में रख लेता है और जैसे ही उसको अपने रिक्शे में रखता है उसका कबाड़ काफी ऊंचे दामों पर बिकने लगता है। आज तो कबाड़ इतने ऊंचे दामों में बिका है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज के दाम की तो मैंने आशा भी नहीं की थी। आज का दिन तो बहुत अच्छा था। जैसे ही राहुल अपने रिक्शे को चलाकर ले जा रहा होता है तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जिसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ये अमीर घर के लड़के भी इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं कि सामने वाला उन्हें देखकर खुद ही डर जाए। ये इतनी तेज गाड़ी चलाकर आ रहा है, लगता है आज मुझे ये उड़ाकर ही मानेगा। राहुल अपने रिक्शे को बचाते हुए ले जा रहा था तभी वो गाड़ी सामने आ गई और अचानक से रिक्शा उसकी गाड़ी से न टकराते हुए अचानक से साइड में हो गया। इस रिक्शे को क्या हो गया है? अचानक अपनी ही धुन में चल रहा है। मैं चला किधर रहा था और ये चल किधर रहा है? चलो ठीक है, अगर मैं अपने हिसाब से चलाता तो आज मैं भगवान को प्यारा हो गया होता। इस रिक्शे की वजह से तो मेरी जान ही बच गई। ये सब काम तब से हो रहे थे जब से उसके रिक्शे पर वो पुश्तैनी तिजोरी रखी हुई थी। वो उस पुश्तैनी तिजोरी को लेकर घर पहुंचता है और अपनी बीवी रेखा को देता है। ये लो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। ये लो, तुम्हारे लिए तिजोरी लेकर आया हूँ। हे भगवान, लाए भी हो तो ये तिजोरी लेकर आए। तिजोरी तो ऐसे लेकर आए हो जैसे न जाने कितनी नोटों की गड्डियां तुम्हारे पास रखी है और उन्हें रखने के लिए तुम्हें तिजोरी की जरूरत पड़ रही है। अब रेखा और अमित जितने पैसे उस पुश्तैनी तिजोरी में रखते वो 3 गुना हो जाते, जिसकी वजह से उन्होंने एक आलीशान घर खरीद लिया और अमीर हो गए। अब वो उन पैसों की मदद से सबकी मदद किया करते थे। ये पुश्तैनी तिजोरी तो बहुत कमाल की है। अगर हमें बिना कुछ गवाए ज्यादा पैसा मिल रहा है तो हमें ये पैसा अच्छे कामों के उपयोग में लाना चाहिए, जिससे ये किसी और के भी काम आ सके। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारे यहाँ पर गरीबों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत महंगा इलाज होता है। क्यों ना हम इस पैसों से गरीबों के लिए एक बड़ा अस्पताल खुलवाएं और जो बच्चे पढ़ने के लिए फीस नहीं जमा करवा सकते उनके लिए स्कूल खुलवाएं। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। मैं कल ही इन दोनों चीजों पर काम करना शुरू कर देता हूँ। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये पुश्तैनी तिजोरी हमारे पास है। इसी की मदद से हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। अमित और रेखा अब उन पैसों से सबकी मदद किया करते थे।